सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उदयपुर में, उस उदयपुर में जिसको अपने साहस के लिए, शौर्य के लिए, त्याग के लिए इतिहास के पन्नों में स्थान मिला हुआ है। कांग्रेस यहां से वापस उदय करने की कोशिश में, इसीलिए यहां पर नव संकल्प शिविर का आयोजन कांग्रेस ने देश भर से अपने नेताओं को बुलाकर किया है। सोनिया गांधी तकरीबन 3.5 साल के अंतराल के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। आज वह उदयपुर पहुंची इस 3 दिवसीय शिविर का उद्घाटन करने के लिए। एक भावुक और ओजस्वी भाषण आज सोनिया गांधी के द्वारा दिया गया। कभी सोनिया गांधी को बहुत अच्छा वक्ता नहीं माना गया, अच्छा नेता जरूर माना गया, लेकिन आज उनके भाषण के दौरान कहीं ना कहीं एक ईमानदारी थी, स्पष्टवादिता थी, तथ्य थे, और इसी का नतीजा था कि जहां बीच बीच में बार बार तालियां बजी उनके अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रित भाषण के संदर्भ में, वहीं जब उन्होंने भाषण खत्म किया तो बाकायदा पूरे सदन ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। सोनिया गांधी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही वो ये थी कि उन्होंने ये माना कि हमें बदलाव की जरूरत है, और साथ ही उन्होंने बड़े पते की बात की कि असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण कदमों से ही किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेसियों का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय है उस कर्ज को चुकाने का। हम लोगों को अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को किनारे पर रखते हुए पार्टी के लिए क्या जरूरी है इस पर विचार करना चाहिए और उस अनुसार कदम उठाने चाहिए। और भी तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। जैसा कि तय है कि कांग्रेस के नेता जब भी अपनी बात कहते हैं तो साथ में केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हैं। सोनिया गांधी भी अपवाद नहीं थी, उन्होंने भी केंद्र सरकार को घेरा और जमकर घेरा। इस बात पर उन्होंने क्षोभ जताया कि ये नई सरकार इरादतन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को इरादतन कम करके जताने का प्रयास कर रही है, महात्मा गांधी के हथियारों का महिमा मंडन कर रही है। तो कुल मिलाकर तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने अपेक्षा जाहिर की है कि हमारे संदर्भ में एक गौरवशाली अतीत है, सुनहरा अतीत है। हमें इस शिविर के माध्यम से कुछ ऐसे ठोस फैसले लेने हैं जिससे एक नए संकल्प के साथ हम जनता के बीच में जा सकें। पर क्या वाकई ये संभव है, इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाषण में ये कहना तो बड़ा आसान है कि आपको अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को किनारे पर रखना चाहिए, पर क्या व्यवहार में यह हो पाता है। अजय माकन आज सुबह आए थे, जब शिविर शुरू भी नहीं हुआ था। वह तमाम मसलों पर बात किए और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम एक परिवार एक टिकट पर फैसला लेने जा रहे हैं। हमने इस संदर्भ में अनुशंसा की है। अब एक परिवार एक टिकट के संदर्भ में क्या कांग्रेस के द्वारा फैसला लिया जा सकता है, ये वाकई एक अचंभे का विषय होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अचंभा ये है जब पार्टी ये तय कर रही है कि हमें एक नया संदेश देना है, तो जब उनसे सवाल किया गया कि क्या गांधी परिवार भी इस फैसले का हिस्सा बनेगा, तो वो दाएं बाएं कर गए। तो कुल मिलाकर अगर एक परिवार का विशेषाधिकार बना रहा तो भाजपा को तो फिर मौका मिलेगा, जो लगातार ये कहती है कि ये पार्टी एक तरफ, पार्टी के हित एक तरफ और परिवार एक तरफ। तो ऐसे ही मसलों पर बात करेंगे, इसलिए हमारा विषय है कि कर्ज चुकाएंगे कांग्रेसी। तो इसी पर बात करने के लिए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे जो 3 मेहमान हैं वो अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। कांग्रेस की तरफ से बात रखने के लिए लंबे अरसे तक छत्तीसगढ़ के मीडिया सेल के प्रभारी रहे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। और इन दोनों के बीच में मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी निर्भक और निष्पक्ष टिप्पणी देने के लिए विनोद अग्निहोत्री जी, देश के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में। आप तीनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से ही करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के संदर्भ में ही बात हो रही है, उनकी पार्टी के वर्तमान के संदर्भ में बात हो रही है, उन्हीं की पार्टी के भविष्य को लेकर बात हो रही है। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले सुनते हैं अजय माकन और सोनिया गांधी के द्वारा जो मुख्य बातें कही गई, उसके एक बार झलक देख लेते हैं। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। We have to combat this growing virus or divisiveness that is being maliciously and mischievously spread. This we must do at all costs. What Prime Minister Modi and his colleagues
really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities. It is almost a complete unanimity amongst the panel members. We'll take it and we'll discuss it within the full committee that it should be one family, one ticket only. And if another member of the family wants to contest the election, then that member of the family should have worked in the organization for at least 5 years. It should not be that suddenly a senior leader wants his family, some member from his family to contest, and suddenly he gets the ticket without any work in the party. तो कुल मिलाकर ये बातें कही गई है। मेरे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझने का है, क्या वाकई आप लोग तैयार हैं कर्ज चुकाने के लिए? और उससे पहले जानने का विषय ये है, क्या आप मानते हैं कि आप कर्जदार हैं? कर्ज तो तब चुकाएंगे ना जब आप मानेंगे कि आपके पास कर्ज है। व्यवहार से तो ऐसा प्रतीत होता है पिछले कुछ समय से कांग्रेस की कार्यकर्ता या नेताओं के संदर्भ में, मानो पार्टी आपकी कर्जदार है। क्या कहते हैं शैलेश जी? मैं इस बात को रेखांकित करके कहूंगा कि कांग्रेस ने एक बहुत शानदार शुरुआत आज के संकल्प शिविर के द्वारा की है। सब चार्टर्ड फ्लाइट से जा सकते थे, लेकिन रेल से, बस से गए, ये प्रतीक ही सही, लेकिन राजनीति प्रतीकों से ही तो होती है। प्रतीकों से ही तो यथार्थ का निर्माण होता है, और यह सब किसी बंद कमरे में नहीं हो रहा है, मीडिया को लगातार भागीदार बनाकर हो रहा है। तो कांग्रेस ने बहुत शानदार शुरुआत की है, और निश्चित रूप से चुनौतियां असाधारण हैं, लेकिन असाधारण चुनौतियों का सामना करने के लिए कांग्रेस ने अब असाधारण तरीके से काम करने का संकल्प लिया है, और इस संकल्प की तैयारी इस शिविर में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, कोई किसी को राज न दई है, जो लई है निज बल से लई है। आज वास्तव में जनता का राज इस देश में फिर से इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, फिर से संविधान की सार्वभौमिकता को स्थापित करने की जरूरत है, फिर से देश में सबकी एकजुटता को की राजनीति से हटा के कल्याण की राजनीति पे चर्चा लाने की जरूरत है, और इसे करने के लिए कांग्रेस का संकल्प इस संकल्प शिविर से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। शैलेश जी, आपने इतनी सारी बातें कही, अपनी पार्टी की जितनी प्रशंसा कर सकते आपने की, पर जो सवाल था उस सवाल को छूने की भी कोशिश नहीं की। क्या कांग्रेसियों की मानसिकता है कि हमें कर्ज चुकाना है? व्यवहार से तो अब तक महसूस यही करते हैं कि पार्टी आपकी कर्जदार है, इस तरीके का तौर तरीका। दूसरा, आपने कहा कि मीडिया को भागीदार बनाकर बंद कमरे में नहीं हो रहा है, खुले में हो रहा है। रायपुर में बैठ के आपको लग रहा होगा कि खुले में हो रहा है, पर यहाँ उदयपुर में जहाँ मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं, तो यहाँ उदयपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है वो मीडिया से कई फुट की दूरी के साथ में हो रहा है। आह्वान किया गया कि जब बैठक में बातचीत करेंगे तो बातचीत के दौरान कोई मोबाइल ना रखे। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। हालांकि उस पर ऐतराज का विषय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या आप महसूस करते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता इस मानसिकता के साथ है कि हाँ, वाकई जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही हैं सोनिया गांधी कि अब कर्ज चुकाने का समय है, निजी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ने का समय है, क्या वाकई ये संभव है? जिस राजस्थान में हम बैठे हुए हैं वहाँ पर ये बात कही जा रही है, और अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट को लेकर अखबार रंगे पड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं शैलेश जी? निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस मानसिकता में हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात आज हो रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल सिर्फ गवर्नेंस का मॉडल नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मॉडल संघर्ष का भी मॉडल है। इस मॉडल पर अगर बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के नेताओं की
इस शिविर में बड़े पैमाने पर सहभागिता है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस एक बार छत्तीसगढ़ मॉडल को देश भर में दोहराने के लिए तैयार है और छत्तीसगढ़ के मॉडल में वो सफलता भी कांग्रेस को मिलेगी जैसी सफलता छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में मिली थी। जहां तक आपने व्यक्तिगत लोगों की बात की, व्यक्तिगत मतभेदों की बात की, हर राजनीतिक दल में मतभेद होते हैं और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहूंगा कि 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत तक एक बड़ा सफर तय किया है। हर राजनीतिक दल चिंतन करता है, हर राजनीतिक दल संकल्प लेता है, लेकिन एक बड़ा फर्क है उनके और हमारे मंथन में। हमारा मंथन नए भारत के निर्माण का मंथन है, हमारा मंथन सबकी सहभागिता का मंथन है और भाजपा का मंथन कैसे मूल मुद्दों से ध्यान उठाने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति की जा सके, इस पर होता है। यही तो अंतर है कांग्रेस और भाजपा का और ये इस संकल्प शिविर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस का, ये दावा है। हमारे साथ में शैलेश जी का, शैलेश जी से पूछने के लिए कई और भी सवाल है, लेकिन मेरे साथ में माननीय प्रेम प्रकाश पांडेय जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक जो कमाल की बात है इस आयोजन में वो ये है कि भले ही आयोजन कांग्रेस पार्टी का है, पर इसका एजेंडा लगभग पूरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया हुआ है। वो तमाम सवाल जो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के संदर्भ में खड़े करती रही, उनके जवाब देने की कोशिश ये आयोजन है। भाजपा का आक्षेप रहता था पांडे जी कि ये पार्टी तो केवल एक परिवार को समर्पित है, अपने परिवार से इस तरह से कुछ दिखता नहीं है, गांधी परिवार से तरह। लेकिन अब सब कुछ दिख रहा है, सड़कें अटी पड़ी हैं जिसमें कोई राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की तस्वीरें नहीं हैं। उसमें तस्वीरें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, लाला लाजपत राय की, बी.आर. अंबेडकर की, पी.वी. नरसिम्हा राव की, मनमोहन सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, और उनके द्वारा क्या कुछ प्रेरक वाक्य कहे गए थे वो भी साथ में है। आप संकल्प से सिद्धि तक पहुंचे थे, ये चिंतन से संकल्प तक आ गए। कुछ घबराहट आपको हो रही है कि वाकई कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीकों से ही हो सकता है। असाधारण तरीका उन्होंने आजमा लिया है। 450 लोग देश से बुलाए हैं और जिनकी कोई बात कही नहीं जा रही है बल्कि उनकी बात सुनी जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया प्रेम प्रकाश जी? नहीं, अच्छा है। देखिए, यहाँ तक चिंतन शिविर पहले नाम आया था, बाद में संकल्प आ गया और नाम तो कांग्रेस बदलते आई है। पहले कांग्रेस था तो बहुत पुराना 100 साल बोलते रहते हैं, लेकिन संस्थापक जो थे वहां से नाम बदलते बदलते कांग्रेस, पुराना कांग्रेस, नया कांग्रेस, फिर होते होते इंदिरा कांग्रेस, तो ये तो नाम बदलते रहते हैं लेकिन काम वही का हो जाता है। अभी भी बोल रहे हैं जरूर। अब परिवार से बाहर जाकर के आप लोग खुद ही कितनी बार यहाँ चर्चा हो गई है कि भाई जब भी बात आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अगली बार तय हो जाएगा, अगली बार तय हो जाएगा। एक चुनाव हारते हैं तो हो जाता है। अच्छा, शैलेश जी बोल रहे थे कि भाई ट्रेन से गए। 2014 का मेरे को चुनाव में याद है, 14 के चुनाव के पहले भी राहुल गांधी जी को कभी ट्रेन में जा रहे हैं, कभी बॉम्बे के उस वाले ट्रेन में जा रहे हैं, आम लोगों में सफर कर रहे हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस के नेता इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, उसका प्रचार हो रहा है। अब ये ट्रेन में जा रहे हैं, उसका भी प्रचार कर रहे हैं, मीडिया से दूर। और मीडिया वाला तो आप नहीं बताते। तो कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस का अपना एक राजनीतिक चरित्र है और कांग्रेस व्यक्तिवादी जिस राजनीतिक चरित्र के तहत चलती है वो वहीं पर रहेगी। कांग्रेस इतनी बातें करती है कि समाज को लेकर चलने वाली, जनता को लेकर चलने वाली, संविधान को लेकर के चलने वाली। अरे संविधान को तो आपने पहले 75 में सबको बता दिया है क्या है। और उसके बाद आज कौन सा
वातावरण है कि आपको संविधान में खतरा दिखाई दे रहा है, जो आप चाहते हो वो कह रहे हो, कर रहे हो, सब है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये हो गई है कि मोदी जी जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भी अब उसमें जब जोड़ने लगे हैं, तब जो है कहीं न कहीं कांग्रेस को लग रहा है, दरअसल ये चिंतन नहीं, इनकी अपनी चिंता है कि 7 साल हो गया, 8 साल होने जा रहा, सत्ता से बाहर है, सत्ता में कैसे आए, क्योंकि सत्ता से बाहर ये ज्यादा दिन नहीं रह सकते। और जहां तक नितिन जी ने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ मॉडल खड़ा है, बीजेपी 2 से चालू हुआ था, आ गया, इनका छत्तीसगढ़ मॉडल गया, यूपी में पहले 4 एमएलए थे, 2 एमएलए हो गए। तो छत्तीसगढ़ मॉडल तो ये है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को अपने नेताओं के द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी भरोसा नहीं। पिछले कई दिनों से टीएस सिंहदेव जी 2.5 साल लेके घूम रहे हैं, और उसको वादा किसने किया? राहुल गांधी ने किया। लगभग ये बात अब प्रदेश की जनता के सामने आ गया। तो जो व्यक्ति अपने इतने बड़े नेता के द्वारा दिए गए वायदे को नहीं पूरा कर रहा है, तो आप सोचिए कि जो डैश पे बैठा लीडर जब बोल रहा होगा और उसमें श्रोता में एक टीएस सिंहदेव जी भी होंगे, तो उनको क्या लग रहा होगा कि ये जो बोल रहे हैं वो कितना अपने बात पे अमल करेंगे। मैं एक उदाहरण देखिए बोला, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, और ये ठीक है, चिंतन करना होगा। अपनी बात पे अमल करेंगे। आपने कई सारी बातें कही प्रेम प्रकाश जी, लेकिन मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाहूंगा और आपसे समझना ये चाहूंगा कि अगर आप प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ जाए तो उसके प्रचार के संदर्भ में तत्पर रहेंगे, उनकी चाय को लेकर भी आप प्रचार करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन अगर शैलेश नितिन त्रिवेदी बोलें कि देखिए ट्रेन से गए तो आपको ऐतराज हो गया, देखिए बताइए इसका भी प्रचार कर रहे हैं। देखिए हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय आपसे जानने में ये है कि क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अपने प्रतिद्वंदियों के संदर्भ में आकलन करना राजनेताओं के स्तर पर अपेक्षित रहता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बार वाकई कांग्रेस कुछ बदली हुई है, कांग्रेस का तरीका कुछ बदला हुआ है? कांग्रेस के संदर्भ में जो ये आक्षेप था कि सुनते नहीं है, इस बार सुनने की कोशिश में है। क्या आप इस परिवर्तन की सराहना नहीं करेंगे? क्या एक देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को एक लोकतांत्रिक स्वरूप में होते हुए आप देख रहे हैं, आपके आरोपों के विपरीत, क्या इसकी आप सराहना नहीं करेंगे? देखिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस के जो भी बातें हुई है, बात सही है। अभी सत्ता से गए हैं तो सारे नेताओं को लग रहा है ये मेरे ख्याल से ये बातें जब भी नेताओं की अगर बात करेंगे तो अलग कर दिया जाए, तो जब सत्ता में रहते हैं तब उनकी भाषा और सत्ता से अलग हो गए। तो मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूं कि इनके अंदर बहुत बदलाव आएगा। हाँ, सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए, उन रास्तों के चयन के लिए जरूर ये चिंतित है, और उसके लिए वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि अपनाने के लिए सब ये कर लिए। ध्रुवीकरण की बात अभी शैलेश नितिन जी कर रहे थे, भाई जनेऊ पहन करके इसी राजस्थान में घूमे, उस उदयपुर में गए हैं, उदयपुर राणा सांगा की धरती, राणा प्रताप की धरती, और अकबर द ग्रेट ये पढ़ाते रहे हैं। तो आखिर ध्रुवीकरण कौन करते रहा? कभी इन्होंने राणा प्रताप, राणा सांगा के बारे में तो बहुत सारा नहीं बताने की कोशिश की। तो मेरा कहना है ध्रुवीकरण भी ये करके देख लिए, एक वर्ग का देख लिए, लेकिन जब सब तरफ से फेल हो रहे हैं तो ठीक है, चिंतन करना चाहिए और अच्छी बात है। अभी तो पीवी नरसिम्हा राव जी का आप बता रहे हैं कि वहां फोटो लगा है, अच्छी बात है, फोटो लगा है। पिछले समय तो उनके जब अभी डेथ का जो आया था पुण्यतिथि, उनमें उनके लड़के ने क्या कहा सबने देखा। तो मुझको लगता है कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बदलाव का रिहर्सल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या होगा ये भविष्य बताएगा। मुझको तो उम्मीद कम है, क्योंकि मैं कांग्रेस को
76 से बदलाव आएगा कि बदलाव का नाटक कर रहे हैं, ये बात कहनी है प्रेम प्रकाश जी की। लेकिन मेरे साथ में विनोद अग्निहोत्री जी हैं, जिनके साथ में ये सहूलियत है कि उन्हें अपने राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता जैसा कोई संकट नहीं है, क्योंकि तटस्थ पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है। तो विनोद जी, आपने तो तकरीबन 4 दशक कांग्रेस की राजनीति को नज़दीकी से देखा है, कांग्रेस के पहले के चिंतन शिविर से भी आप वाकिफ रहे हैं। क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि वाकई सोनिया गांधी अगर ये बोल रही हैं असाधारण परिस्थितियां हैं, तो उसका सामना करने के लिए इस बार जो तरीका अपनाया है कम से कम कांग्रेस के संदर्भ में असाधारण है। 6 कमेटियां बनाई हैं, देश भर से 430 लोग बुलाए, 70 के समूह बनाए, सबको बिठाया गया है और बिठा के सुनाया नहीं जा रहा है बल्कि सुना जा रहा है, और सुनने के अनुसार कुछ बड़े फैसले लेने की कोशिश केवल और केवल जनता को बताने के लिए नहीं बल्कि अपने संगठन को ठीक करने के लिए भी दावा किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया इन पूरी कवायद के संदर्भ में, इन पूरी कोशिश के संदर्भ में? देखिए हिमांशु जी, आज कांग्रेस का दिन है, क्योंकि कांग्रेस जैसे होता है ना हमारे यहाँ की शादी ब्याह जिसके घर में होता है तो उसके घर में सब लोग जाते हैं तो कोई कड़वी बात नहीं कहते, अच्छी अच्छी बातें की जाती है। तो आज मैं जरा सकारात्मक बात करूंगा, क्योंकि आज कांग्रेस के उत्सव का दिन है। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिवेशन होगा तो उसका उत्सव का दिन होगा, तो उसके बारे में सकारात्मक बात करेंगे। अभी मैंने सुना नितिन जी को भी और प्रेम प्रकाश जी को भी, हालांकि प्रेम प्रकाश जी की आवाज थोड़ी सी मुझे गूंज रही थी तो बहुत स्पष्ट नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने समझ लिया और काफी बात की। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से परिस्थितियां असाधारण है कांग्रेस के लिए। इसलिए असाधारण है कि पहली बार कांग्रेस लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारी है। देखिए 77 में चुनाव हारी, 80 में लौट आई, 89 में हारी, 91 में लौट आई सत्ता में। पहली बार 2014 और 2019 में लगातार चुनाव हारी है। और कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व जो है सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का, प्रियंका जी भी आ गई उसमें, अब इस आशंका से भी ग्रस्त है कि कहीं तीसरी बार ये नौबत ना आ जाए, और अगर तीसरी बार ये नौबत आती है तो निश्चित रूप से असाधारण परिस्थितियां और ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगी और फिर वर्तमान नेतृत्व के पर भी उंगली उठेगी। उंगली नहीं, सवाल भी उठेगी, क्योंकि लगातार 3 चुनाव अगर किसी नेता के अगुवाई में पार्टी हारती है तो फिर पार्टी कई बार जो है, आप देखिए अडवाणी जी के नेतृत्व में 2009 का चुनाव हारी और अटल जी के नेतृत्व में 2004 हारी, तो भाजपा ने 2014 में पूरा नेतृत्व ही बदल दिया। अडवाणी जी भी किनारे हो गए और जोशी जी भी हो गए, अटल जी तो खैर मतलब वो वैसे राजनीति से बाहर हो गए थे। तो कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है, असाधारण परिस्थिति एक तो ये है। दूसरी असाधारण परिस्थिति हिमांशु जी ये है कि जो जिससे मुकाबला है ये अटल जी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी जी की बीजेपी है, ये अडवाणी जी की बीजेपी नहीं है, ये अमित शाह जी की बीजेपी है, ये जोशी जी की बीजेपी नहीं है, ये नड्डा जी की बीजेपी है। तो ये अलग बीजेपी है, ये वो बीजेपी है जो साम दाम दंड भेद सारे जो तरीके हैं राजनीति में उनको अपना करके चुनाव जीतना जानती है, जो 24 घंटे अपने वर्कर को इंगेज रखती है, जो 24/7 और 365 डेज में अपने जनाधार वर्ग को इंगेज रखती है। कोई ना कोई नया सवाल खड़ी करती है, उस सवाल पर फिर बवाल भी होता है, उस बवाल से भी उसको फायदा होता है। अब वो चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो बनारस और काशी, ये क्या कहते हैं, काशी और मथुरा की मस्जिदों का मसला हो, कोई ना कोई जो है, चाहे वो, तो ये बीजेपी वो है जो 24/7 इंगेज रखती है और जनता को भी इंगेज रखती है। लोग बहुत सारे मुद्दे जो है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके चर्चा करते हैं हिजाब पर और मंदिर पर, मस्जिद पर, दरगाह पर, रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, इस पर होती है चर्चा, हनुमान चालीसा पर। तो ये पूरा जो है, इसलिए इस बीजेपी से मुकाबला है, तो इसलिए भी परिस्थितियां असाधारण हैं। और तीसरा असाधारण परिस्थिति का कारण यह है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी के अंदर हिमांशु जी परिवार के 3 सदस्य शीर्ष पर हैं। देखिए नेहरू जी के समय इंदिरा जी थी, लेकिन इंदिरा जी शीर्ष पर नहीं थी, उनकी वो हैसियत नहीं थी जो राहुल गांधी की आज है और प्रियंका जी की है। इंदिरा जी के समय संजय जी आए, संजय जी एक पावर सेंटर बने, लेकिन बाद में इमरजेंसी लग गई और फिर 77 में पार्टी हार गई चुनाव। राजीव जी जब आए राजनीति में तो अकेले थे, इंदिरा जी के बाद उनके राजनीति में तो आ गए थे संजय जी के जाने के बाद, लेकिन इंदिरा जी की हत्या के बाद उन्होंने कमान संभाली, तो लंबे समय तक उन्होंने, जब तक वो रहे पार्टी में, परिवार के अकेले थे। सोनिया जी ने जब कमान संभाली तो वो 2004 तक अकेले थे, 2004 में राहुल जी आ गए, लेकिन राहुल जी बहुत भूमिका, उनको अहम भूमिका बाद में मिली जयपुर अधिवेशन से।
अब प्रियंका जी भी है, राहुल जी भी है और सोनिया जी भी है, 3 लोग एक साथ परिवार के शीर्ष पर है। तो इससे जहां पर पार्टी को ताकत मिलती है, वहीं पार्टी के लिए दिक्कत भी उत्पन्न होती है। क्यों इतना भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? सत्ता के 3-3 केंद्र हैं। अब वो भले ही परिवार में एकता हो, भाई बहनों में प्रेम हो, माँ बेटे और बेटी में कोई झगड़ा ना हो, लेकिन समर्थकों में, कर्मचारियों में, स्टाफ में, उनके और जो तमाम लोग हैं, जो सबकी निष्ठाएं अलग अलग हो जाती हैं और किसी की निष्ठा किसी से टकराती है और फिर पार्टी के अंदर जो है पावर सेंटर का एक झगड़ा शुरू होता है। ये भी एक असाधारण परिस्थिति है। तो ये 4-5 असाधारण परिस्थितियां हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो असाधारण परिस्थितियां समाज में, देश में है, ध्रुवीकरण की परिस्थिति है, जाति ध्रुवीकरण है, सामाजिक ध्रुवीकरण है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, हिंदू विरोधी होने का ठप्पा है, परिवारवाद का ठप्पा है, बहुत सारे ठप्पे हैं कांग्रेस में। तो इन सारी चुनौतियों के बीच ये शिविर हो रहा है, चिंतन शिविर। इसलिए ये चिंतन शिविर पचमढ़ी शिविर से, हरिद्वार शिविर से और शिमला शिविर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा इसीलिए इस शिविर में सोनिया गांधी जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता का, समझदारी का परिचय देते हुए 2-3 बड़े काम किए हैं। इसलिए क्योंकि वही अध्यक्ष हैं। पहली बात तो G23 जो बिल्कुल कार्यशैली पर सवाल उठा रहा था लगातार, उसके लगभग सारे नेताओं को शिविर में बुलाया ही नहीं गया है, उनको पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है, कमेटियों में रखा गया है। एक कपिल सिब्बल को छोड़ करके बाकी मनीष तिवारी भी हैं, गुलाम नबी आजाद भी हैं, आनंद शर्मा भी हैं, मुकुल वासनिक भी हैं, लगभग सारे ही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और सब एक्टिव हैं। तो एक तो वो जो असंतोष था उसको थामने की कोशिश है। दूसरा वो नेता, पुराने नेता जो आपको वहां पर हैं, आपको जो पिछले 2-3-4-5 साल से और 2019 के बाद से खास करके बिल्कुल घर बैठ गए। उसमें एक बड़ा नाम है जनार्दन द्विवेदी जी का, दूसरा बड़ा नाम है सुरेश पचौरी जी का। इस तरह के जो कई नेता जो हैं उनको भी बुलाया गया है, उनकी भी राय मशवरा ली जा रही है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया। तो पार्टी एक तरह से ये मान करके कि संकट का समय जब होता है तो जैसे हम लोग परिवार के, खानदान के, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको इकट्ठा करते हैं, भाई आओ, तो उस तरह सबको इकट्ठा किया गया है कि इस वक्त ये चुनौती ऐसी है जिसका मुकाबला मिलकर करना है। तो इस दौर में 2-3 बातें जो शुरू आई है, एक तो पहली जो है एक परिवार से एक टिकट, ये जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है इसका स्वागत प्रेम प्रकाश जी को भी करना चाहिए अगर ये नियम पारित होता है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने नियम पारित किया कि 75 वर्ष के बाद जो है सक्रिय राजनीति में नेता नहीं रहेगा, तो उसका स्वागत मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा विनोद जी। मैं इसलिए आपको रोकना चाहूंगा कि बात वहीं पर आकर अटक गई। मतलब जिसे कहते हैं ना कि पहले ही कौर में मक्खी आ गई। आप फैसला लेने जा रहे हैं एक परिवार एक टिकट, और जब आपसे कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लिया गया क्या गांधी परिवार इसके दायरे में आएगा, तो आप दाएं बाएं हो गए, नहीं उनके संदर्भ में स्थिति अलग है। तो सवाल तो यही है, जब भी कोई चीज़ शुरू होती है, कोई आदर्श प्रस्तुत करना होता है, तो वो शीर्ष से करना होता है। क्या ये तय हो पाएगा कि अब जो आप बात कह रहे हैं कि गांधी परिवार के 3-3 सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, और आप इसी संदर्भ में ऊहापोह में आ गए कि क्या परिवार से केवल एक व्यक्ति ही टिकट पाएगा, तो उसके संदर्भ में आप दाएं बाएं हो गए, तो आपको लगता है कि आप बाकी कार्यकर्ताओं या नेताओं के लिए मिसाल बन पाएंगे? क्या आपको लगता है कि अगर गांधी परिवार के संदर्भ में टिकट एक से ज़्यादा होंगे तो कमलनाथ को रास आएगा कि नकुलनाथ को अब घर बिठा दिया जाए? क्या दिग्विजय सिंह को बर्दाश्त होगा कि जयवर्धन सिंह अब चुनाव न लड़ें? तो प्रतिभा सिंह को क्या यह बर्दाश्त होगा कि विक्रमादित्य सिंह अब जो हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें विधानसभा में ना उतरें? तो ये पूरे देश में स्थिति है। तो आप बताएं कि कहीं शुरुआत में ही तो गड़बड़ नहीं हो जा रही? देखिए, ये सारे जो प्रश्न आपने उठाए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े मौजूद हैं, और निश्चित रूप से ये चुनौती है जिसका सामना कांग्रेस नेतृत्व को करना है। पहली बात, जहां तक गांधी परिवार वाली बात है, उसका खंडन आ गया AICC की तरफ से, बाकायदा ट्वीट भी आ गया कि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, ये चर्चा के लिए मुद्दा आएगा और इसके बाद जब वर्किंग कमेटी इस पर कॉल लेगी कैसे क्या करना है। दूसरा, एक मैं भी देख रहा था, आप ही क्या चल रहा है कि जय माकन ने कहा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति टिकट चाहता तो 5 साल कम से कम पार्टी में काम कर चुका हो। तो एक ये बीच में वो भी रखा गया है, क्या कहते हैं, एक रास्ता भी रखा गया कि मान लीजिए नकुलनाथ अगर 5 साल से सांसद हैं तो वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। एक मतलब मैं भी, ये अंतिम फैसला नहीं है, वर्किंग कमेटी क्या कॉल लेती है और नेतृत्व क्या लेता है उस पर तय होगा, लेकिन ये कुछ चीजें रखी गई है। दूसरा जो आपने कहा ना, जैसे विक्रमादित्य सिंह, नकुलनाथ या वैभव गहलोत, ये सारे नाम, ऐसे नाम बीजेपी में भी है। वहां भी मोदी, देखिए नियम जरूर नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन कोशिश नरेंद्र मोदी जी काफी कर रहे हैं कि परिवारवाद को पार्टी में सीमित किया जाए या कम किया जाए। इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में
कुछ नेताओं के बेटों को टिकट नहीं दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी तो नाराज हो गए, बेटा उनका समाजवादी पार्टी में चला गया, लेकिन कुछ को दिया गया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह दोबारा लड़े, धूमल साहब के बेटे जो है अनुराग ठाकुर मंत्री हैं, कई तो वहां भी किंतु परंतु हैं, क्योंकि जो बहुत मजबूत लोग हैं उनके सामने अभी नेतृत्व जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं दबाव महसूस करता है, तो उनके सामने झुक जाता है। कईयों के साथ जो थोड़ा उतने मजबूत नहीं है उनके ऊपर लागू हो जाता है नियम। तो ये हर पार्टी में इस तरह की परिस्थिति बस जो है चीजें रहती है, कांग्रेस में भी रहेंगी। आप सही कह रहे हैं कि जो सारे नाम आपने लिए इन पर तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता भी निकाला जाएगा, लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूँ एक शुरुआत है। एक भारतीय राजनीति में जैसे 75 साल की उम्र वाला एक फैसला मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसमें कुछ अपवाद भी है। येदियुरप्पा को बनाया गया 76 साल में, 77 साल की उम्र में, लेकिन फिर भी वो एक सराहनीय फैसला था, इसलिए उसका स्वागत सबने किया, मैंने भी किया, आपने भी किया और किया जाना चाहिए। ऐसे ही ये फैसला 80% लागू हो, 60% लागू हो, 70% लागू हो, 90% लागू हो, 100% तो कोई फैसला लागू नहीं हो पाता है, तो भी हमें इसका स्वागत इसलिए करना चाहिए कि ये एक शुरुआत है जो दूसरे दलों को भी प्रेरित करेगी इस तरह के फैसले लेने की। एक फैसला जैसे एक चर्चा ये हमें इसका स्वागत करना चाहिए, ये विनोद अग्निहोत्री जी का कहना है। तो कुल मिलाकर कई सवाल इस शिविर के साथ में उभरे हुए हैं, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस शिविर से जुड़े हुए कुछ और मसलों पर भी बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, अविनाश, अ रिलेशन फॉर लाइफ। जो रोज लोहे से लोहा लेते हैं वो जानते हैं कि स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी के बिना अधूरी है। जीके टीएमटी बार्स, शानदार स्ट्रेंथ, बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी। जीके टीएमटी, सपनों को जी के देखो। ताज़ा न्यूज अपडेट्स के लिए लॉग इन कीजिए www.inhnews.in और लाइव टीवी देखने के लिए क्लिक करें कहीं भी कभी भी। फेसबुक पर लाइक कीजिए facebook.com/INHNewsIndia। ट्विटर पर फॉलो कीजिए @INHNewsIndia। यूट्यूब पर लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए youtube.com/INHNewsIndia पर सब्सक्राइब करें और आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप INH न्यूज और पाएं लेटेस्ट न्यूज अलर्ट्स अपने फोन पर। सभी बड़ी खबरें अब आपकी फिंगर टिप्स पर। ये आवाज, ये लड़ने का शोर, ये उथल पुथल, ये रोते बच्चे, ये रंगीन हरियाली, चमकते लोग। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के संदर्भ में। कांग्रेस बड़ी उम्मीदों के साथ देश भर से अपने वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर एक छत के नीचे बैठकर विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श कर रही है। उसे अपने खोए हुए गौरव को वापस हासिल करना है, ये बात कही जा रही है। और उसके तहत आह्वान किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कि हमें अब इस समय पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे पर रखना है और पार्टी का कर्ज चुकाना है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मेरे साथ में हैं, मैं उनसे लगातार पूछ रहा हूं कि क्या कार्यकर्ता और नेता इसके लिए तैयार हैं। पहले चरण में उनसे मुझे स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। मैं दोहराता हूं, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, कांग्रेस में ही कर्ज चुकाने का इतिहास है। पंडित नेहरू के दौर में एक कामरा योजना इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसमें तमाम नेताओं ने पार्टी संगठन की जरूरतों की खातिर सत्ता का त्याग करते हुए संगठन में समय लगाया था। क्या आज की तारीख में कांग्रेसियों में ये जज्बा है, ये संकल्प लेने का साहस है, क्या ये त्याग करने की इच्छा शक्ति है जिसकी अपेक्षा समय की है और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है? निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस जन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कड़े फैसले लेने होंगे और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इस अवसर का उपयोग आपकी अनुमति से मेरे आदरणीय नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी की 2-3 बातों का उत्तर देने के लिए भी करना चाहूंगा। नाम बदलने पे उन्होंने तंज कसा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हिंदू महासभा से जनसंघ के सफर के बारे में कौन नहीं जानता, और जनसंघ से जनता पार्टी
और जनता पार्टी का विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसे दल का निर्माण जो भारत के नाम का उपयोग करती है लेकिन भारत के बारे में सोचती तक नहीं। और ट्रेन के दौरों के बारे में वे कह रहे थे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ट्रेन के दौरों से भय होता है, तकलीफ होती है। महात्मा गांधी ने तीसरे दर्जे में दौरा करके अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ दिया। आज यदि कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी सब ट्रेन से जा रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को डर और भय होना स्वाभाविक है। जहां तक वे बात कर रहे थे कांग्रेसियों के डर और भय की, तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेसियों के डर भय पे बात नहीं हो रही है। देश में जो डर और भय का वातावरण बनाया जा रहा है उससे देश को निकालने पर चर्चा हो रही है इस शिविर में। और इससे संकल्पित कांग्रेस जनों को कहीं किसी प्रकार से कम करके नहीं आंकना चाहिए। जिन अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, इसी तिरंगे झंडे के तले उन्हें उखाड़ फेंका गया। छत्तीसगढ़ में 15 साल से भाजपा की सरकार थी। अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ आके कहा था मिशन 65 प्लस, और 65 प्लस से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आई। छत्तीसगढ़ मॉडल, फिर से मैं कहूंगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ का गवर्नेंस मॉडल नहीं, छत्तीसगढ़ के संघर्ष का मॉडल भी देश में दोहराया जाएगा। यूपी और आसाम की बात करके अगर हम पे तंज कसा जाएगा तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष तक संघर्ष किया गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अगुवाई में, टी.एस. सिंहदेव जी की अगुवाई में हमारे नेताओं के बीच में मतभेद की बात करके, राजस्थान के मतभेद की बात करके कांग्रेस के संघर्ष के संकल्प के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। हमारा ये संकल्प है और हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। आप इस संकल्प को पूरा करेंगे। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते क्या उम्मीद आप इस शिविर से कर रहे हैं? ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो यहाँ से निकल जाएगा और 22 विधानसभा चुनाव लगातार हार चुकी पार्टी, 2 लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेल चुकी हुई पार्टी को नया जीवन मिल जाएगा? सवाल है शैलेश जी, एक आम कांग्रेसी क्या उम्मीद इस शिविर से बांधे बैठा है? जो 430 लोग पूरे देश से आए हुए हैं उनसे क्या उम्मीद लिए देख रहे हैं आप? मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूं। हॉकी में भारत हमेशा विश्व चैंपियन होता था, कभी कभी पाकिस्तान भी जीत जाया करता था, लेकिन जब हॉकी में नियम बदले गए, पेनाल्टी कॉर्नर का नियम आया, लंबे लंबे पासेस का खेल चालू हुआ, एस्ट्रो टर्फ बिछाई गई, तो हॉकी में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें जीतने लगी। अब भारत की हॉकी टीम तैयारी करके फिर से उनके मुकाबले में आई है। कांग्रेस भी भारत की ही तरह फिर से वापस आएगी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी और शाह की टीम ने यदि लॉन्ग पासेस और पेनाल्टी कॉर्नर का नियम बदला है तो उन नियमों के अनुरूप खेलने के लिए, लड़ने के लिए और जीतने के लिए कांग्रेस संकल्पित है और यही संकल्प शिविर से उभर कर सामने आएगा। मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ, कांग्रेस जन इसके लिए आश्वस्त हैं और देश भी इसके लिए आश्वस्त है जिसे कांग्रेस से आशाएं हैं। आप आश्वस्त हैं। अभी हमारे साथ में देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार विनोद अग्निहोत्री जी बता रहे हैं। सुबह अजय माकन जी ने कहा था संगठन के मसले की समिति में है, उन्होंने बताया था 12 घंटे भी नहीं हुए खंडन आ गया। नहीं, अभी हमने एक व्यक्ति, एक परिवार के संदर्भ में फैसला नहीं लिया। आपसे जानने में दिलचस्पी है, फैसले की ऐलान 12 घंटे भी टिक नहीं रहे हैं और आप बात संकल्प ही कर रहे हैं। शैलेश जी, स्वयं आपका भरोसा टिक नहीं रहा इन तौर तरीकों से कि वापस हम उसी राह पर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई निर्णय नहीं घोषित किया गया था। चर्चाओं को खुलेपन से कांग्रेस मीडिया के साथ शेयर कर रही है, देश के साथ शेयर कर रही है और पूरे देश की और मीडिया की निगाहें इस संकल्प शिविर पे लगी हैं। यदि कोई बात अजय माकन जी ने कही तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। युवाओं की 50-50 की जो बात कही गई कि कांग्रेस में हर स्तर पे 50 से नीचों की कम से कम 50% की भागीदारी हो, टिकट पर एक परिवार एक टिकट की बात कही गई, जो चर्चाएं हो रही हैं, हम खुले दिल से
खुले मन से उनको सामने रख रहे हैं। इसमें किसी विवाद को खोजना या इसमें ये कहना कि अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी ये हो गया, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इसे सही नहीं मानता। तो शैलेश जी सही नहीं मानते हैं, हालांकि एआईसीसी को स्पष्ट तौर पर खंडन करना पड़ रहा है। अब इसको वो सही माने या गलत माने, लेकिन कुल मिलाकर वह शिविर के संदर्भ में सवाल तो पैदा कर देता है। लेकिन मैं वापस प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास जाना चाहता हूँ और प्रेम प्रकाश जी से जानना चाहता हूँ। तकरीबन 5 दशक की राजनीति का तजुर्बा प्रेम प्रकाश जी आपको भी हो गया है, क्या आप मानेंगे नहीं इस बार कांग्रेस बात तो ईमानदारी से कर रही है, तैयारी तो वाकई नए सिरे से खड़े होने की है, वाकई कोशिश तो अपनी पुरानी जड़ों को सींचने की है। इसे स्वीकारने से डर क्यों रहे? क्या आपको लगता है कि इसे स्वीकारने से आपकी जड़ें उखड़ने का खतरा आ जाएगा? जो कर रही है अपना एक्सरसाइज कर रही है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज, कांग्रेस जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज अपना कर रही है करे, उसमें किसी को और हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात भरोसे की बात है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती कितनी है, तो ये तमाम लोगों ने इस बात को देखा है। और अभी आप बोल रहे हैं ना कि अजय माकन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, बाद में अग्निहोत्री जी ने अभी बताया कि वो ट्वीट आ गया कि नहीं अभी हमने निर्णय नहीं किया। तो अभी फिर ये नितिन जी बोल रहे हैं अपने कि नहीं अभी वो चर्चा हो रही है और चर्चा को हम पत्रकारों से शेयर कर रहे हैं। भाई चर्चाओं को कौन शेयर करता है? निर्णयों को शेयर करता है। तो अब चर्चा होगी तो चर्चा रहेगी, तो उसमें मुझको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या हमारा कोई नेतृत्व या हमको कोई परेशान होने की बात है। और बिल्कुल कांग्रेस के लिए असाधारण परिस्थिति है, वो लगातार हार रहे हैं। और मोदी जी ने जो कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो लगभग उस दिशा में जाते जा रहे हैं। और जहां जहां आप देखिए कि कांग्रेस और कोई तीसरा अगर आ रहा है तो इनका जो छद्म धर्मनिरपेक्ष था वो गायब हो जा रहा है, और जिसके भरोसे अभी तक आ रहे थे वो भी भाग जा रहा है इनसे। तो कहीं न कहीं इनको चिंतन करने की जरूरत है। जहां तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कही आपने, वो हिंदू महासभा में थे, और आपको जानकारी होगी कि हिंदू महासभा में थे तभी आपके प्रथम प्रधानमंत्री हमारे इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपने मंत्रिमंडल में लिया था। वो हिंदू महासभा में रहते हुए उस मंत्रिमंडल में थे, वो अपनी योग्यता के दम पर थे, और उन्होंने योग्यता से उस दल का बनाया। और दल विभिन्न कारणों से जनसंघ जब लोकतंत्र की जरूरत पड़ी तो जनता पार्टी में उसने अपने आप को विलय किया, और वो भाजपा बनी उस विचारधारा के साथ जहां राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये बहुत उन कारणों पे रहे। लेकिन किसी परिवार का ही एक नाम चलता है, वो मैंने कांग्रेस से कहा कि कांग्रेस का नाम एक व्यक्ति के नाम पर आ गया, परिवार पे। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के नाम पर जो है पार्टी नहीं चली है, इसलिए दोनों में अंतर है। और कांग्रेस का जहाँ तक चिंतन है, बदलाव है, संकल्प ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में आप जीते हो, बिल्कुल जीते हो, 15 साल हम लोग भी थे। आपने एक कहा कि नियम बदल दिए। अच्छा, जनता जब आपको जिता दी तो नियम तो वही थे। आज भी लोकतंत्र में नियम वही है कि जनता जिस दल को चाहती है, जिसके लोगों को चाहती है, जिसके काम को चाहती है, उसको वहां पर ले आती है। तो मोदी जी और शाह जी ने कोई नियम नहीं बदला। जनता जो है आपको पहचान ली, जान ली, और इसलिए लगातार आपको हटा दे रही है। और इसी छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आपको चुनाव जिताया था, उसी ने 3 महीने बाद आपको। प्रेम प्रकाश जी, आपने जनता के संदर्भ में जो बात कही, इसके संदर्भ में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज पत्रकारों से रूबरू हुए यहाँ उदयपुर में, जहां मैं बैठा हुआ हूँ। यहीं पर पीछे जो डायस देख रहे हैं, इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। उन्होंने एक बात कही, आपने जनता की बात कही, इसलिए वो सवाल आपसे करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा एक तरफ भाजपा का छद्म राष्ट्रवाद है,
और दूसरी तरफ कांग्रेस का त्याग और तपस्या का इतिहास है। जनता को विचार करना चाहिए कि क्या वो हमारे साथ अन्याय नहीं कर रही है। ये एक भावुक बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस सभागार में कही। क्या कहेंगे प्रेम प्रकाश जी, वाकई जनता कांग्रेस के साथ अन्याय कर रही है? अन्याय तो उस दृष्टि से है कांग्रेस के साथ कि भाई वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। सत्ता का जो लगभग 5 दशकों से अधिक जिन्होंने 5-6 दशक शायद रहे होंगे, जो लोग सत्ता का स्वाद चख चुके हैं और सत्ता के ही माध्यम से सारा चीज करते हैं, तो उनको तो थोड़ा दूर हटा दो तो गड़बड़ लग रहा है। इसलिए जनता न्याय करे उनके साथ बोल रहे हैं। और त्याग तपस्या, कौन सा त्याग तपस्या इन्होंने किया भाई? क्या त्याग किया है? किस देश का लिए क्या त्याग किया है? त्याग अगर बात होगी, अब वो चले जाते हैं कि आजादी के समय कांग्रेस, अरे आजादी के समय तो सब लोगों ने अपना अपना काम किया, तो बहुत सारे लोगों ने ले आया, लेकिन आजादी के बाद त्याग तपस्या का आप तो 5-6 दशक तक जो है उसका कर्ज, वो जो कर्ज चुकाने की बात है, मैं सोचता हूं कि वो जनता ने आपको उस समय लौटा दिया। और अब शैलेश जी, आप चिंतन करो, मनन करो, जो भी करो, और चाहे भावुकता से बोलो, जनता जानती है कि भारतीय जनता छद्म नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और जो वास्तविक राष्ट्रवाद की जो लहर अभी चली है भाजपा के नेतृत्व में, इस राष्ट्रवाद की लहर के आगे आपका छद्म धर्म निरपेक्षवाद भी समाप्त हो रहा है, और इसलिए लगातार जनता आपको दूर करती जा रही है। तो प्रेम प्रकाश जी का कहना है कि भैया आपकी जो त्याग तपस्या आज़ादी से पहले थी, उसका कर्ज 5-6 दशक तक आपको सत्ता में रखकर जनता चुका चुकी है, इसलिए अब ज़्यादा कर्ज के संदर्भ में, अन्याय के संदर्भ में बात नहीं की जाए। लेकिन हम विनोद अग्निहोत्री से इस बात को आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस जिन विषयों पर बात कर रही है उस पर बात करते हैं। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की बात कर रही है। हालांकि अजय माकन वही गलती कर दी है विनोद जी जो पहले भी कांग्रेस करती रही। फैसले हुए नहीं, लेकिन मीडिया में चर्चा में आने के लिए आप ज़्यादा बोल देते हैं और बाद में स्पष्टीकरण या खंडन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब आज शिविर है और शिविर शुरू होने से पहले ही अगर आप ये बताएं कि हमने फैसला लिया है, तो फिर शिविर किस बात का है? ये सवाल तो उठ खड़ा ही होगा ना। शिविर में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। अगर ये कहते तो शायद अजय माकन के कहे हुए पर AICC को स्पष्टीकरण नहीं देना होता। लेकिन पार्टी बात कर रही है जो एक महत्वपूर्ण, वो ये है कि प्रस्ताव है कि किसी भी नेता को 5 साल से ज़्यादा पद पर ना रखा जाए और अगला पद देने के संदर्भ में 3 साल का कूलिंग ऑफ रखा जाए। क्या आपको लगता है ये ऐसी किताबी बातें पार्टी को मजबूती देने में कारगर सिद्ध होंगी? अगर कोई अच्छा खेल रहा है, अगर विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं, तो 5 साल अच्छा खेल लिए हैं फिर भी उनको विश्राम देना है। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद में हमें किसी नए को मौका देना है, और अगर वो अच्छा खेल रहा है तो 3 साल बाद फिर मौका दे देंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे फैसले पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेंगे? देखिए हिमांशु जी, पार्टी असल में जड़ता को तोड़ना चाहती है, जो पिछले 10 सालों से एक जड़ता की स्थिति कांग्रेस पार्टी में आ गई, नेतृत्व से लेकर के नीचे तक, कि फैसले ही नहीं हो रहे हैं। जो जहां जमा बैठा हुआ है। पता लगा एक नेता 15-15 साल तक एक ही राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई 10 साल है, कोई 15 साल है। अब तो उससे क्या होता है कि जो नीचे, जो दूसरा दोयम दर्जे का जो सेकंड लाइन नेतृत्व है, वो विकसित नहीं हो पाता है। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी समस्या से जूझ रही है। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी करीब 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वो केंद्र में आ गए। अब वहां मोदी जी के कद का नेता जो है या उस तरह के नेता का अभाव हो गया। अब सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं डेवलप हो पाई। दिग्विजय सिंह 10 साल रहे यहाँ, मध्य प्रदेश की जो है, यहाँ भी सेकंड लाइन लीडरशिप जो थी, जो वो तो बराबर की थे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और वो सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं डेवलप हो पाई। हुड्डा जी 10 साल रहे हरियाणा में, वहां सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। 15 साल गोगोई साहब आसाम में रहे, वहां सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 15 साल तो ज्यादा ही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में यही तय नहीं है कि अगर शिवराज सिंह को दिल्ली बुलाया जाएगा तो उसके बाद पार्टी में कौन संभालेगा। छत्तीसगढ़ का रमन सिंह के बाद कोई नेता सामने नहीं आ रहा। तो दोनों पार्टियों में ये स्थिति है, जब लंबे समय तक पदों पर लोग रहते हैं
तो नीचे वाले कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा भी होती है, हताशा भी होती है, और कई तो साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं चलते चलते। और कई कार्यकर्ताओं नेताओं को लगता है कि अब सब कुछ इन्हीं का नाम लिख गया है। अब शीला जी 15 साल रही दिल्ली में, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सेकंड लाइन लीडरशिप पूरी तरह खत्म हो गई। आज दिल्ली में पार्टी को नेता नहीं पार्टी के पास। तो ये स्थिति न रहे, इसी के लिए देखिए ये जो सारी चर्चाएं हो रही है, इसमें प्रशांत किशोर के दिए गए सुझावों का बहुत बड़ा योगदान है। ये सारे मुद्दे जो प्रशांत किशोर के साथ 12-14 घंटे जो कांग्रेस नेताओं की और नेतृत्व की जो बातचीत हुई है, वो सारे उस पॉइंट प्रेजेंटेशन में बिंदु थे कि एक परिवार से एक टिकट, 5 साल से ज्यादा किसी एक व्यक्ति को न रखा जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड बने, पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये सारे बिंदु थे। उसमें कई बिंदु जो पार्टी को लगता है प्रासंगिक है, उनको लिया गया है और उन पर चर्चा हो रही है। लागू किया जाएगा चर्चा के जरिए। रही बात अजय माकन ने क्यों बता दिया, अजय माकन ने तो वाटर टेस्टिंग की है। एक मीडिया के एक प्रभारी के नाते, एक जनरल सेक्रेटरी के नाते उन्होंने पानी में पत्थर फेंका है, इसका क्या रिएक्शन होता है। तो वो कोई अनजाने में नहीं किया उन्होंने, वो सब पुराने खेले खाए खिलाड़ी है, राजनेता है, वो कोई चलते फिरते नहीं बता गए। वो बाकायदा उन्होंने एक कुछ ऐसा मामला है, आज हम चर्चा कर रहे हैं ना उसकी, सारा मीडिया आज इसकी चर्चा कर रहा है, एक व्यक्ति एक परिवार एक टिकट, तो कांग्रेस एजेंडे में चर्चा हो रही है। तो एक तरह से पानी में पत्थर फेंका उन्होंने, और ये तो कोई नियम थोड़ी है कि ना बताया जाए। अभी फैसला तो 15 तारीख को जो वर्किंग कमेटी के बाद सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या तय हुआ है, लेकिन अभी तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात भी, प्रेम प्रकाश जी ने एक सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल किया था कि कांग्रेस ने क्या त्याग किया। प्रेम प्रकाश जी, त्याग किया कांग्रेस ने संघर्ष का त्याग कर दिया। कांग्रेस ने जो है जनता के साथ अपने जो निरंतर संवाद बनता था उसका त्याग कर दिया। बहुत जो 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 कांग्रेसी नेताओं के संघर्ष की परंपरा आजादी के बाद आई थी, जिसका उन्होंने सूद समेत कई दशकों तक जो है सत्ता सुख होगा, वो सब छके चुके और थके हो गए, उसका त्याग कर दिया। तो त्याग किया और इसी त्याग की वजह से जनता ने इनको त्याग दिया। तो अब इस बात को, नितिन जी मेरी बात से हो सकता है असहज हो रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है। छत्तीसगढ़ में संघर्ष किया आपने, उसका नतीजा जनता ने दिया कि 15 साल की भाजपा के शासन को उखाड़ करके आपको सत्ता दे दी। जहां जहां संघर्ष आप कर रहे हैं वहां आपका लाभ। सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी ने, सरकार बनी। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया, कमलनाथ और इन लोगों ने काफी मेहनत की, उसका नतीजा हुआ सरकार बनी, लेकिन आप संभाल नहीं पाए। तो संघर्ष जहां करोगे वहां सत्ता मिलेगी, संघर्ष जहां नहीं करोगे वहां फिर गुजरात की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, तमिलनाडु की तरह वही हाल होगा। दूसरी बात यह है, जो नियम बदलने की बात आपने कही थी जी, नियम तो सबके लिए बदले, मान लीजिए बदल दिए मोदी जी और शाह जी ने, लेकिन जो जहां मजबूत लोग हैं वहां वो नियम नहीं चल रहे। बंगाल में ममता बनर्जी ने उन नियमों को बदल दिया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उन नियमों के तहत बदल दिया, पंजाब में आप देख लीजिए। तो या नीतीश और लालू जब मिले थे तब यही मोदी जी थे, यही शाह जी थे, यही बीजेपी थी। तो जहां लड़ने वाले लोग हैं और जहां आप भी लड़े, मैंने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि आप लड़े, आपको सफलता मिली। जहां लड़ाई संघर्ष होगा वहां चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दल हो, उसको सफलता मिलेगी। सवाल ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से, सिर्फ टेलीविजन की डिबेट से और सिर्फ बयान और भाषण से जनता साथ आने वाली नहीं है। वो साथ, आज देखिए मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि राहुल गांधी के सारी बातें सही साबित हुई। जो उन्होंने नोटबंदी पे कहा, जो जीएसटी पे कहा, जो कोरोना पे कहा, जो चाइना एग्रेशन पे कहा, जो टीकाकरण पे कहा, सारी चीजें सही साबित हुई, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अखिलेश यादव ने तमाम सारे मुद्दे उठाए, प्रियंका गांधी ने बहुत लड़ाई मजबूती से लड़ी, लेकिन हालत क्यों, साख जो है जनता के बीच अभी वो भरोसा नहीं पैदा कर पा रही है कांग्रेस उन राज्यों में जहां जहां वो कमजोर है। वो भरोसा पैदा करना पड़ेगा। अभी भी नरेंद्र मोदी की वो विश्वसनीयता जनता के बीच बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ की विश्वसनीयता ज्यादा बन गई अखिलेश यादव से, इसलिए लोगों ने उनको साथ दिया, समर्थन दिया। तो कांग्रेस पार्टी इस चिंतन शिविर के जरिए ये भी खोज करना चाहती है कि वो कौन कौन से कदम उठाए जिससे उसकी विश्वसनीयता बने। मैं आपको एक आज की घटना बता रहा हूँ हिमांशु जी, कि आज एक चैनल पे डिबेट में हम थे और वहां एक जनता दल यू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, बात चल रही थी कांग्रेस हिंदू विरोधी है, हिंदू समर्थक है, तो उसमें उन्होंने कहा देखिए हिंदू विरोधी है कांग्रेस, और अभी जो है कश्मीर में राहुल पंडित की हत्या हुई, कश्मीरी पंडित की, और कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया। अभी 1 घंटा पहले जब प्रोग्राम में मैं आया हूँ, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया राहुल
भट्ट की हत्या की निंदा करते हुए और केंद्र सरकार पर कि देखिए आपके शासन में पंडितों की हत्याएं हो रही हैं। तो कांग्रेस यानी रीइन्वेंट कर रही है। ये बात, चूंकि अभय दुबे में प्रवक्ता थे वहां, उन्होंने बात सुनी और उनको लगा और उसके बाद तुरंत मैसेज कन्वे हुआ और तुरंत उस पर जवाब। तो कांग्रेस इस कोशिश में, इस शिविर के जरिए जरूर कर रही है कि वो चीजें देखे। वो नरेंद्र मोदी से भी सीखना चाहती है, वो अमित शाह से भी सीखना चाहती है, बीजेपी से सीखना चाहती है। आज अभय दुबे ने कहा कि हम सबसे सीखना चाहते हैं। मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ विनोद जी, आखिरी दौर की बातचीत करना चाहता हूँ आपसे कि आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि वाकई इस बार कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर शीर्षस्थ नेता तक ईमानदारी से ये महसूस किया जा रहा है कि बदलाव की जरूरत है और हम बदल कर रहेंगे। क्या ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इस पार्टी के संदर्भ में नहीं है? तो उसने वास्तविकता को स्वीकार किया है और वास्तविकता को स्वीकार करते हुए बदलाव के संदर्भ में एक ईमानदारी से कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपने पहले के भी चिंतन शिविर देखे हैं, इस बार का शिविर और पहले के शिविर में काफी अंतर महसूस हो रहा है। आखिरी टिप्पणी आपकी इस कार्यक्रम में। देखिए, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सुधरो या टूटो, तो कांग्रेस अब उस स्थिति में पहुंच गई है। अगर सुधार नहीं करती है और 2024 का चुनाव कांग्रेस हार जाती है तो फिर कांग्रेस को कोई बचा नहीं पाएगा, ये बता दें आपको। क्योंकि फिर कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेता, मौजूदा नेतृत्व को लेकर के जो कांग्रेस के भीतर होगा, बड़ा भयानक घमासान होगा। ये बात कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व भी समझ रहा है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं, कांग्रेस तमाम वरिष्ठ नेता भी समझ रहे हैं कि उनका सबका पार्टी का भविष्य तभी है जब वो सुधार करें, अपने अंदर सुधरें। इसीलिए प्रशांत किशोर को भी एंगेज किया गया था, लेकिन कुछ कारण रहे कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन उनकी जो बताई बातें हैं, या कांग्रेस अपने तरीके से सुधार करना चाहती है अपने नेताओं को, तो ये चिंतन शिविर इसीलिए आयोजित हुआ। पहले के चिंतन शिविरों में इसमें एक फर्क ये है, जो मैंने कहा कि जो पुराने चिंतन शिविर थे, वो जैसे 2013 का जो चिंतन शिविर था, जो जयपुर वाला जो शिविर था, वो तब था जब कांग्रेस पावर में थी। 2003 का चिंतन शिविर तब था जब सोनिया गांधी राजनीति में आ गई थी और वो जो है लोकसभा में नेता विपक्ष थी पार्टी की, और पार्टी तब भी जो है अच्छी स्थिति में थी। कई राज्यों में उसकी सरकार थी और संसद में भी उसकी संख्या 100 से ऊपर 140, 135, 139 के आसपास थी। और कांग्रेस इस हालत में नहीं थी कि लोग ये भविष्यवाणी करने लगे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अब तो भविष्यवाणी हो रही है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से अगली पात के नेता, विश्वस्त नेता, भरोसेमंद नेता, प्रदेशों के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह छोड़ करके पार्टी गए हैं, ये पहले नहीं गए थे हिमांशु जी, इक्का दुक्का लोग गए थे। तो वो जो निराशा का वातावरण पूरे नीचे तक जो बैठा हुआ है, त्रिवेदी जी छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दीजिए, वहां आप सत्ता में है, वहां आपको नहीं महसूस होगा। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस 25 साल से सत्ता में नहीं है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहां की कार्यकर्ता की आप बात सोचिए। वो कार्यकर्ता क्या करे? वो तो स्वतंत्रता सेनानी है आपका, जो अभी भी पार्टी में बना हुआ है, उसको तो ताम्रपत्र दीजिए और पेंशन बांधिए उसकी, फिर भी झंडा लिए आपका घूम रहा है। तो उस कार्यकर्ता की बात भी सुननी पड़ेगी। और ये बात कांग्रेस अगर नहीं सुधरेगी, देखिए 15 तारीख को जब सोनिया जी का भाषण होगा और जब वर्किंग कमेटी के फैसलों की जानकारी दी जाएगी, तब हम लोग समझ पाएंगे, आकलन करेंगे कि कौन कौन से नियम बने हैं, क्या नीति तय हुई है, क्या नया क्या हुआ है। फिर उसके 4-5 महीने बाद अब चुनाव आएंगे हिमाचल के, गुजरात के, उससे पता लगेगा कि उन नियमों का पालन कितना हो रहा है। तो कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं सुधरने के अलावा। अगर नहीं सुधरती है तो फिर मतलब तो महत्वपूर्ण बात जो हम कार्यक्रम के समापन में पहुंचे, तो शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी ने जो बात कही कि 15 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा कि भाई बात जो भी हो रही है, फैसला क्या लिया गया। तो एक पड़ाव होगा 15 तारीख को, जब CWC की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसलों की जानकारी अपने उद्बोधन के माध्यम से सार्वजनिक करेंगे। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 महीने बाद होने वाले चुनाव होंगे विधानसभा के संदर्भ में, जिस तक ये महसूस हो पाएगा कि जो फैसले लिए गए उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया गया। क्या वाकई साहसिक फैसले लिए जाएंगे और साहसिक फैसले लेने के बाद उनका क्रियान्वयन साहसिक तरीके से और ईमानदारी से किया जाएगा। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज की तारीख की अगर बात करें, आज 13 मई की बात करें, अगर आज 13 मई में उदयपुर के घटनाक्रम की बात करें, तो कम से कम देश भर के कांग्रेसियों के बीच में ये उम्मीद जागने के संदर्भ में तो यह आयोजन सफल रह रहा है कि कुछ ठोस फैसले लिए जाने की उम्मीद बंध गई है। क्या ये उम्मीद कार्यक्रम समाप्त होने तक बनी रह पाएगी और
अब उन उम्मीदों पर ये तमाम 430 नेता जो इकट्ठे हुए हैं खरे उतरेंगे, जानने में दिलचस्पी रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए दादा बड़ा। इस कार्य